नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पहली बूंद कविता का भावार्थ पढ़ा और इस वीडियो में हम आज देखेंगे पहली बूंद कविता के प्रश्न अभ्यास। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप जो है सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में साझा करें और इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल है आपका पहला सवाल है, नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा स्टार बनाइए और कविता में नवजीवन की ले अगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आप सोचिए और बताइए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? बादल, बूंद, अंकुर, पावस। तो देखिए किसके लिए हुआ है? अंकुर के लिए। अब ये भी हमें जो है चर्चा करने की, क्यों अंकुर हमने चुना है आंसर। तो देखिए, क्योंकि कविता में बताया गया है कि वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर छिपे बीज से अंकुर फूट करके बाहर निकल आता है, मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर के जाग गया हो। तो स्पष्ट है यहाँ पर नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रकट हुआ है? अंकुर के लिए। अगला सवाल है आपका, नीले नयनों सा है अंबर, काली पुतली से ये जलधर। इस पंक्ति में काली पुतली किसके लिए प्रकट हुआ है? बारिश की बूंदे, या फिर नगाड़ा, या फिर वृद्ध धरती, या बादल। तो काली पुतली किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखते हैं आंसर क्या है। तो आपका उत्तर है बादल। बादल ही क्यों? ये हमने आंसर क्यों चुना, ये उत्तर हमने क्यों चुना? तो जवाब है इसका, क्योंकि कविता में आकाश और बादलों का वर्णन नीले नयनों और काली पुतली के रूप में किया है। मतलब आकाश को नीले नयन बताया है और बादल को काली पुतली बताया है। नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। इसलिए नीले नयनों सा है अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली किसके लिए आया है? बादल के लिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे वाला हमारा सवाल है कि मिलान करे। आपको मिलान करना है, जो रेखांकित हो रखा है उस शब्द का आपको अर्थ बताना है। उस पंक्ति में से क्या है? आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। उड़ता सागर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना? किसके साथ मिलान करेंगे इसका देखते हैं। आपका उत्तर है 1 को 2 के बाद। उड़ता सागर किसे कहा गया है यहाँ पर? बादलों को। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो बजा नगाड़े किसके लिए आया है? बजा नगाड़े का भावार्थ क्या है? नगाड़े एक ढोल की तरह बजाने का जो है वाद्य यंत्र होता है। तो मेघों की जो गर्जना होती है, जो आवाज होती है, उसे यहाँ पर नगाड़े के रूप में बताया गया है। नीले नयनों साए हैं अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो नीले नयनों के समान किसे बताया गया है? नीला नीला आकाश होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे। तो आकाश के लिए वसुंधरा की रोमावल सी हरी दूपुल की मुस्काई। तो हम वीडियो में पढ़े थे पिछले में कि रोमावली मतलब शरीर में जैसे बाल होते हैं, रुआ होते हैं, उसी तरीके से हरी दूब जो है रोम की तरह उनकी पंक्ति सी बनी हुई है। तो यहाँ पर रोमावली सी किसके लिए आया है? हरी दूब के लिए। अगला देखो, अगला सवाल है आपका पंक्तियों पर चर्चा। इनका हम अर्थ समझेंगे कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो क्या इसका अर्थ? देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगा करके आसमान में उड़ रहा हो। बादलों की गर्जन सुन करके ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। अर्थात आकाश में बादल उमड़ घुमड़ करके बारिश के लिए तैयार होते हैं और यह बादल नगाड़ों की तरह बजते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरी पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है? तो दूसरी का देखो,
दूसरी में है नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो क्या इसका मतलब, आकाश और बादलों का वर्णन कैसे किया गया है, नीले नयन और काली पुतली के रूप में। तो नीले आसमान, नीली आंखों के समान, काले बादल उन नीली आंखों के अंदर जो हमारी काली पुतलियां हैं उसके समान है, जो कि करुणा में पिघल करके, मतलब करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा में पिघल करके अपने अश्रु बहा रहे हैं वर्षा रूपी, और जो बूढ़ी धरती सूख गई है उसको अब अंदर जो है फिर से हरी भरी और सुंदर बनने की लिए जो है ललचाई हुई सी प्रतीत होती है। उसकी जो है चिर लंबे समय की जो प्यास है वो इन्होंने अश्रु बन करके और बुझाई। आगे देखिए, कविता को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगा करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। जब बारिश की पहली बूंद आती है तो धरती कैसे खुशी व्यक्त करती है। तो देखो कैसे खुशी व्यक्त करती है, जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो गिरते ही धरती हरी भरी और नए जीवन का प्रतीक बन जाती है। ये बूंदें धरती को तरोताजा कर देती है और उसमें नई ऊर्जा भर देती है ना। तो क्या होता है, धरती हरी भरी हो जाती है, तो ये इस तरीके से अपनी खुशी प्रकट करती है, मतलब दोबारा से यौवन या सुंदर बनने के लिए ललचाने लगती है। कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है, ये हम 2-3 बार अभी जो है देख चुके हैं पहले ही। तो आकाश को नीले नयनों के समान और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है। आगे देखो, आगे क्या है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आसमान में उड़ता सागर लगा स्वर, बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता में इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखेंगे तो हम आकाश में क्या होगा, उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम पंक्ति में समझेंगे तो पता चलेगा कि बिजलियों के सुनहले पंख लगा करके आकाश में बादल उड़ रहे हैं। तो ऐसे प्रयोग में क्या है, कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, बल्कि उसे आनंददायक भी बनाती है। और आपको इसी तरीके के जो है दृश्यों को इस कविता में से पहचानना है और उन पे आपस में चर्चा करनी है ना। आगे तो कौन कौन से देखो, ये वाक्य है, ये जो है पंक्तियां हैं कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत आकर, वसुंधरा की रोमावल सी हरी धूप फुल्की मुस्काई, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, नीले नयनों सा यह अंबर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, काली पुतली से ये जलधर। तो ये 5-6 जो पंक्तियां हैं ये भी इसी की तरह है, जो कि आनंददायक बनाती है और कविता को सुंदर बनाती है। इन पंक्तियों का अर्थ पे आप चर्चा करेंगे क्लास में आपस में, है ना। और आगे देखो, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो फूट पड़ना, फूट पड़ने के कई अर्थ होते हैं। एक तो घड़ा फूट जाना, फूटना वो हो गया, और एक फूट डालना, तो कई तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजों की फूट नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो ऐसे ही हमको अन्य जो है शब्द बनाने हैं इससे, है ना। हमें भी देखना है कि और किस तरीके से जो है फूट का क्या क्या अर्थ आपका हो सकता है, क्या क्या इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल सकते हैं। तो हम वाक्य बना करके देखते हैं। तो ये रहे आपके इतने सारे वाक्य बन जाते हैं कि माँ नीलू इतना पीटा कि वह फूट फूट कर रोने लगी ना। तो लो ये गलती से आ गया है, इसको को कर देना। माँ ने नीलू को इतना पीटा कि वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं बाजार से खाने के लिए फूट लाया, फूट खाने वाला भी होता है, फल होता है। रजनी के हाथ से अंडा गिरते ही फूट गया, मतलब फूट जाना। अनपढ़ के साथ शादी होने से सीमा के कर्म फूट गए, है ना। केक की बात सुनकर ही मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। सामान्य दुकान से बाहर जाने के बाद टूट फूट की गारंटी नहीं है ना। सामान दुकान से बाहर गया तो उसके बाद टूट फूट की गारंटी नहीं है। इनमें थोड़ा सा मात्राओं का गलती है, उस पर थोड़ा सा सुधार कर लेना ना, टाइपिंग गलत हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है, अर्थात जल को धारण करने वाला, जल और धर। तो जल को धारण करने वाला
शाब्दिक अर्थ हुआ, और बादल और समुद्र ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है ना। बादल भी जल को धारण करते हैं, समुद्र भी जल को धारण करता है, इसलिए दोनों क्या है, जलधर। तो आपको भी इसी तरीके के धर से मिलकर के बने कुछ शब्द बनाने हैं और कुछ शब्द ढूंढने हैं, और यहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर आपको लिखना है। तो देखो कौन कौन से शब्द बन रहे हैं धर लगा करके। ये देखो, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र और धर से मिलकर के बना है, चक्रधर कहा जाता है विष्णु भगवान को। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। मुरलीधर, ये भी दो से बना है, मुरली और धर। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला कृष्ण भगवान। गिरधर, गिरी पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण भगवान। गदाधर, गदा को धारण करने वाला विष्णु भगवान। जटाधर, जटा को धारण करने वाला शिव जी। तो इस तरीके से काफी सारे हमारे यहाँ पर शब्द हो गए हैं जो कि धर से मिलकर के बने हैं। तो ये आपको लिख देना है। आगे देखो और क्या सवाल है, क्या सवाल पूछा जा रहा है। ये यहाँ पर एक शब्द पहेली आपको दे रखी है, इसमें से आपको ढूंढ करके बताना है। तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तो कौन सा है वाद्य यंत्र यहाँ पर ढूंढिए आप, है ना। तो आपका वाद्य यंत्र देखो शुरू में ही है नगाड़ा, तो पहला है आपका नगाड़ा। दूसरा है आंख के लिए एक अन्य शब्द, तो आंख के लिए आपको हो जाएगा नयन। जल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास, घास को क्या कहा जाता है, दूब। आंसू का समानार्थी अश्रु। आसमान का समानार्थी अंबर। तो ये आपके एक तरीके की शब्द पहेली हो गई। आगे देखो कौन सा सवाल है, पाठ से आगे। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, और बारिश आने पर आपको कैसा लगता है। तो कैसा लगता है आपको, आप अपना अनुभव बताएंगे, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देते हैं, उस तरीके से आप अनुमान लगा करके अपना भी लिख सकते हैं। तो कैसा अनुभव होता है, बारिश आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी बूंदों का स्पर्श बहुत सुखदायक होता है, और मुझे यह समय बहुत आनंददायक लगता है। मुझे बारिश में नहाने में एक अलग ही आनंद आता है। तो ये आपका बारिश का अनुभव हो गया। आप अपना बारिश का अनुभव अपने तरीके से लिखोगे। दूसरा है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है। तो इसका उत्तर होगा आपका, मुझे सर्दी की ऋतु सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय मौसम ठंडा और सुहावना होता है, गर्म कपड़े पहनने का मजा आता है, और कई प्रकार के गर्म व्यंजन खाने को मिलते हैं। आप भी अपनी पसंद की जो है ऋतु का वर्णन कर सकते हैं, क्यों आपको अच्छी लगती है आप बता सकते हैं। आगे देखो, समाचार माध्यमों से। तो प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है, और संवाददाता भी कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार दिखाई आपको जो है देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता, आप भी लिख सकते हैं समाचार। तो अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आप भी संवाददाता बन करके एक तरीके से अपना आंखों देखा हाल आप प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो ये जैसे इस तरीके से हमने अत्यधिक गर्मी के समय मैंने देखा कि लोग छाया की तलाश में रहते हैं और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। सर्दी के समय लोग आग के पास बैठ करके खुद को गर्म रखते हैं, और बारिश के समय लोग छतरी लेकर चलते हैं, बारिश से बचने के लिए शेल्टर की तलाश करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने ये हाल देखा, तो आप अपनी भाषा में अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि इस तरीके से आप लिखा जा सकता है उत्तर। अगला सवाल, ये नाम दीजिए, इसको आप अपने से देना। इस पौधे को पहचानना है, और इस पौधे को जो है ध्यान से देख करके इसका आप नाम बताएंगे कि ये कौन सा पौधा है। अगला आपका ये है, आपको देखना है नगाड़ा। तो नगाड़ा शब्द जो है, नगाड़े बजा रहे हैं,
बादल की धरती की तरह ये जो है मेघों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो भारत में भी एक वाद्य यंत्र है नगाड़े नाम का, जिसे बजाया जाता है। तो और उसी तरीके के ढोलक है, डमरू है, डफली है, ये कई सारे जो है उत्सवों के अवसर पर बजाए जाते हैं। और होली के अवसर पर बजाया जाता है इसका ज्यादातर प्रयोग। तो नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है और अकेले में भी बजाया जाता है ना। उसमें क्या है, एक पतली डंडी और एक मोटी डंडी होती है बजाने के लिए, है ना। तो ये आपको जानकारी के लिए है खाली। और आगे देखो, खोजबीन करिए आप, आपके यहाँ पर उत्सवों में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें, है ना। तो हमारे यहाँ पर कई, जैसे मान के चलो, ढोल है, नगाड़ा है ना, और बाजा है। तो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। आप उनको खोजेंगे, उनको जानकारी एकत्रित करेंगे और समूह में चर्चा करेंगे। अगला आपका इंद्रधनुष बनाना है, सुंदर सा आपको, है ना। कभी कभी ये आकाश की बूंदें जो है बहुरंगी छटा बिखेरती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आसमान में आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंद्रधनुष बनता है। तो आपको भी एक इंद्रधनुष बनाना है सुंदर सा, और उस इंद्रधनुष के ऊपर एक कविता आपको लिखनी है, और उस कविता को आप कुछ भी नाम दे देना आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न उत्तर हुए। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में साझा करें आगे आने वाले पाठों के लिए, है ना। इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।